इन्वर्जन ऑफ द वर्ब। जो टॉपिक है हमारा ये, इसमें वर्ब को मोड़ना, यानी कि वर्ब की जगह का चेंज करना। ठीक, तो आप देखते हैं सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद दूसरी चीजें होती हैं। लेकिन जब हम इन्वर्जन ऑफ वर्ब में क्या करते हैं कि जब हम पहले वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर अदर चीज लिखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ द वर्ब। ऐसा क्यों करते हैं? तो पहले समझ लें कि इन्वर्जन ऑफ द वर्ब क्या चीज है। तो इन्वर्जन ऑफ द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट is a common phenomena in English sentence, because the natural order of the English sentence is subject, verb and object and the other things. But sometimes it becomes verb and then subject and object and the other things. लेकिन जब कभी पहले वर्ब आ जाए, फिर सब्जेक्ट आ जाए, फिर बाकी चीजें आ जाए, तो सब उसे हम इन्वर्जन ऑफ वर्ब कहते हैं। क्वेश्चंस? इन्वर्जन इन questions. So almost all forms of interrogative sentence use inversion, except subject questions and embedded questions. बाकी सब में inversion होता है क्वेश्चंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, is he going to school? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन है, is he going to school? क्या वो स्कूल जा रहा है? तो हमने यहां पर वर्ब लिखा सब्जेक्ट से पहले। ये तो कॉमन चीज है, सब जानते हैं कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम वर्ब का इन्वर्जन कर देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। ठीक, डिड ही गो टू स्कूल? क्वेश्चन है, डिड पहले आ गया सब्जेक्ट से, इन्वर्जन ऑफ वर्ब हो गया। वेयर इज द स्कूल? क्वेश्चन है, वेयर इज द स्कूल? इज सब्जेक्ट से पहले है इज। तो एक बात क्लियर होती है कि इन्वर्जन ऑफ द वर्ब जो है वो क्वेश्चंस में होता है। ठीक, क्लियर होती है बात। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जहां पर इन्वर्जन ऑफ वर्ब होता है। वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर इन्वर्जन ऑफ वर्ब होता है, अब ये देखते हैं आगे। पहला रूल तो समझ में आपको आ गया, कहां पर होता था? इन्वर्जन इन क्वेश्चन। ये मैंने आपको बता दिया, आपको आता है, समझ में आ गया। ठीक, अब सेकंड है हमारे पास affirmative and
आफ्टर सो nor neither. Affirmative and negative agreement only after so nor neither with either and to. तो जहां पर अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस एग्रीमेंट होगा, लेकिन सिर्फ सो के साथ, नॉर के साथ और नीदर के साथ, आइदर और टू के साथ नहीं। अब ये अफर्मेटिव और नेगेटिव एग्रीमेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब आपके सेंटेंस में रिपीटिशन ऑफ वर्ड जो है वो कम से कम हो। क्लियर? तो जब सेंटेंस में रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स को कम से कम करा जाता है तो उसे बोलते हैं हम एग्रीमेंट। तो इस केस में आप इन्वर्जन ऑफ वर्ब करोगे, तो जहां पर सो, नॉर और नाइदर का इस्तेमाल होगा, ठीक है, एग्रीमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, Alina went to school. Alina went to school and so did Pakiza. तो मैंने इस एग्जाम्पल में सो लगाया, ठीक, और जो वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, ठीक। ऐसा क्यों किया? ताकि रिपीटिशन ऑफ वर्ड ना हो पाए। तो जब हम करते हैं इन्वर्जन ऑफ वर्ब का इस्तेमाल, जब हमें रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स कम से कम रखना हो। अलीना वेंट टू स्कूल, अलीना स्कूल गई, एंड सो डिड पाकीजा, और इसलिए पाकीजा ने भी ऐसा किया। तो इस केस में हम इन्वर्जन ऑफ वर्ब करेंगे। हमने सब्जेक्ट से पहले यहां पर डिड लगाया। डिड क्यों लगाया? क्योंकि हमारा जो पहला सेंटेंस था वो हमारा पास्ट डेफिनेट में था, तो यहां सो के बाद हमने डिड का इस्तेमाल किया, तो ये हमारा इन्वर्जन ऑफ द वर्ब हुआ। तो Alina went to school and so did Pakiza, और पाकिजा ने भी ऐसा ही किया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें। Ali is not a footballer. Ali is not a footballer and nor is his brother. तो अली इज नॉट ए फुटबॉलर, अली फुटबॉलर नहीं है, और नॉर इज हिज ब्रदर, और ना उसका भाई है। तो हमने सब्जेक्ट से पहले यहां पर वर्ब लिखा, तो ये हमारा इन्वर्जन ऑफ वर्ब हुआ, यानी कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आया। तो किस केस में आया? आने की वजह क्या थी? जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव एग्रीमेंट हो, लेकिन कौन से वर्ड में आएगा? जब सो, नॉर या नाइदर हो, आइदर टू के साथ नहीं आएगा। ये क्लियर होती है कि इन्वर्जन ऑफ द वर्ब, इन्वर्जन इन क्वेश्चंस कॉमन है, सब जानते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं। और कहां पर आएगा? अफर्मेटिव नेगेटिव एग्रीमेंट ओनली आफ्टर सो, नॉर, नाइदर। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं, समझ में आ गए होंगे आपके। तीसरा उसमें रूल क्या है?
और वर्ब कहां इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन ऑफ वर्ब कहां पर होगा, नेगेटिव एडवर्बियल expression at the beginning of the sentence. Of the sentence. नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, जब किसी भी सेंटेंस के शुरू में नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो, वो एडवर्बियल एक्सप्रेशन जो नेगेटिव में हो और सेंटेंस के शुरू में हो, तब हम इन्वर्जन ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन नो वे should we accept their offer? In no way should we accept their offer. तो हमने इसमें जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है शुड, इसको हमने सब्जेक्ट से पहले लिखा, सब्जेक्ट हमारा वी है, ठीक। इन नो वे शुड वी एक्सेप्ट देयर ऑफर, क्या मतलब, किसी भी तरह से हमें उनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए। इन नो वे शुड वी एक्सेप्ट देयर ऑफर। इन नो वे क्या है, ये हमारा एडवर्बियल एक्सप्रेशन है जो निगेटिव में है। इन नो वे ये हमारा नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, इसलिए हमने यहां पर सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, शुड का इस्तेमाल किया है, ठीक। तो ये बात क्लियर होती है कि जब हमारा सेंटेंस के शुरू में नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन होगा, तब हम इन्वर्जन ऑफ वर्ब करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, about him. Little did they know about him. तो यहां पर ये क्या है, नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, तो इसलिए हमने डिड का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले किया है। सब्जेक्ट दे है और हमारे ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो लिटिल डिड दे नो अबाउट हिम, थोड़ा वे उसके बारे में जानते हैं, थोड़ा वे उसके बारे में जानते हैं, तो लिटिल डिड दे नो अबाउट हिम। तो यहां पर हमने इस तरह से इन्वर्जन ऑफ वर्ब किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, seldom do they go. seldom do they go, शायद ही कभी वे जाते हो। seldom मीन्स शायद ही कभी वे जाते हो, तो उसमें नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन सेंटेंस के शुरू में शो होता है। seldom do they go, तो शायद ही कभी, seldom मीन्स यहां पर शायद ही कभी वे जाते हैं। seldom do they go. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, hardly ever
हार्डली एवर डू दे टॉक टू ईच अदर, हार्डली एवर, शायद ही कभी वे एक दूसरे से बात करते हो। हार्डली एवर डू दे टॉक टू ईच अदर, शायद ही कभी। तो यहां भी निगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन है सेंटेंस के शुरू में। हार्डली एवर, शायद ही कभी, डू दे टॉक टू ईच अदर, हार्डली एवर डू दे टॉक टू ईच अदर, शायद ही कभी एक दूसरे से बात करते हो। तो यहां पर देख रहे हैं कि हमारा इन्वर्जन ऑफ वर्ब हो रहा है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो सेल्डम डू, देखो, हार्डली एवर डू दे टॉक टू ईच अदर। तो ये बात हमारे समझ में आती है कि इस तरह से हम इन्वर्जन ऑफ वर्ब को चेंज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे और क्या क्या रूल है इसके अंदर। फोर्थ हमारा जो रूल है वो क्या है, एडवर्बियल्स एट द beginning of a sentence। एडवर्बियल एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, जब सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब का इस्तेमाल हो। इन सेंटेंस में क्या था, निगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन था सेंटेंस के शुरू में। यहां पर बात हो रही है अब एडवर्बियल्स, इसमें नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ एडवर्ब्स की बात हो रही है जब सेंटेंस के शुरू में हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, hardly had I reached he left। हार्डली हैड आई रीच देयर, मुश्किल से मैं वहां पहुंचा था कि वो चला गया। तो यहां पर हार्डली हैड आई रीच देयर, यहां पर क्या है, शुरू में एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ये निगेटिव एडवर्ब एक्सप्रेशन नहीं है, ये सिर्फ एडवर्बियल्स है, एडवर्ब का इस्तेमाल हो रहा है हार्डली। बाकी हैड आई रीच देयर, तो ये हमने देखा कि सब्जेक्ट से पहले हमारा यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। तो यहां पर ये क्या लगा दिया हमने, इन्वर्जन ऑफ द वर्ब कर दिया इसको, सेंटेंस को यहां पर इस तरह से हमने इन्वर्जन ऑफ द वर्ब करा। तो हार्डली हैड आई रीच देयर ही लेफ्ट, तो मुश्किल से मैं वहां पहुंचा था वो चला गया। तो हार्ड के साथ हेड यहां पर आया, क्यों आया, क्योंकि एडवर्ब्स जब सेंटेंस के शुरू में होते हैं तब हम इन्वर्जन ऑफ वर्ब करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से पहले उसका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं। Seldom does the teacher finishes his class early। कभी, शायद कभी टीचर ने अपनी क्लास पहले खत्म करी हो। द टीचर सब्जेक्ट है, इससे पहले डस का इस्तेमाल करा, इन्वर्जन ऑफ वर्ब करा, क्यों करा, क्योंकि यहां पर ये एडवर्ब है। तो seldom does the teacher finishes his class early। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इस सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब का इस्तेमाल किया है हमने, एडवर्बियल्स है यहां पर। seldom does the teacher finishes his class early। ठीक, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं इसके अंदर। does forget to do
Hardly does Pakiza forget to do her work. कभी कभी ये मुश्किल से पाकिजा कभी अपना काम करना भूल जाती हो। तो यहां हमने देखा कि हमारा एडवर्बियल जब शुरू में सेंटेंस होंगे तो आप उसको इस तरह से इन्वर्जन ऑफ वर्ब करोगे कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आगे देखते हैं रूल और क्या क्या रूल है जहां पर हम इन्वर्जन ऑफ वर्ब करते हैं। फिफ्थ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। क्या होता है एडवर्ब प्लेस? Here and there at the beginning of the sentence. तो जब सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब ऑफ द प्लेस यानी कि हेयर और देयर का इस्तेमाल हो, ये तो नॉर्मल भी देखा होगा, समझा होगा आपने, पता होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लेडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट। तो देयर इज अ लेडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट। इज अ लेडी, सब्जेक्ट क्या है? लेडी। इससे पहले क्या आया? इज। इस क्यों आया इसके अंदर यहां पर? क्योंकि हमारा यहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? देयर है। तो जब सेंटेंस के शुरू में हेयर और देयर हो यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो, तो आप उसके अंदर क्या लिखेंगे? इन्वर्जन ऑफ वर्ब कर देंगे कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा। तो यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इज है। तो देयर इज अ लेडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट। गेट के सामने एक लेडी खड़ी हुई है। देयर इज अ लेडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, here comes the manager. Here comes the manager. Here comes the manager. तो मैनेजर सब्जेक्ट है, कम्स पहले लगाया। क्यों? क्योंकि यहां पर हेयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहां हमने इन्वर्जन ऑफ वर्ब कर दिया। ये मैनेजर आता है, हियर कम्स द मैनेजर, यहां मैनेजर आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हियर इज योर होममेड केक। यहां तुम्हारा घर का बना केक रखा हुआ है। हियर इज योर होममेड केक, यहां है। तो सब्जेक्ट योर होममेड, वर्ब पहले आ गई हेयर, क्योंकि यहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? हेयर लिखा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल देखिए क्लियर करते हैं कि इन्वर्जन ऑफ वर्ब कहां पर हुआ? जहां पर सेंटेंस के शुरू में हेयर और देयर आता है, वहां पर हम सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा इन्वर्जन ऑफ वर्ब कहलाता है। क्लियर? और कहां पर आता है इन्वर्जन ऑफ वर्ब? कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज जो सेंटेंस के शुरू में होते हैं। सम प्रीपोजिशनल phrases at the beginning of the sentence.
ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं जो सेंटेंस के शुरू में होते हैं, तब हम इन्वर्जन ऑफ वर्ब करते हैं, यानी कि वर्ब की जगह को बदल देते हैं, सब्जेक्ट से पहले वर्ब लिखते हैं। कौन से ऐसे प्रीपोजिशंस हैं? इनटू द रूम, I was sleeping. Into the, तो into जो है वो एक ऐसा प्रपोजनल फ्रेज है कि हम इसमें सब्जेक्ट से पहले वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। Into the room came she when I was sleeping. जब मैं सो रहा था तब वो कमरे में आई। तो वैसा इसको भी ऐसे बना सकते हैं, when I was sleeping she came into the room। लेकिन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इन्वर्जन ऑफ वर्ब को बदल के भी लिख सकते हैं कि into the room came she। तो हमने सब्जेक्ट से पहले यहां पर वर्ब का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, behind me cries a child। behind me cries a child, मेरे पीछे बच्चा रोता है। तो behind ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, behind me। तो जब behind me हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो हमने सब्जेक्ट क्या है चाइल्ड, उससे पहले हमने यहाँ पर उससे पहले हमने यहाँ पर मेन वर्ब का इस्तेमाल क्राइज। बिहाइंड मी क्राइज अ चाइल्ड, मेरे पीछे बच्चा रोता है। और कौन? ओवर द हैंग्स अ पेंटिंग। ओवर द टेबल ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर पेंटिंग लटकी हुई है या पेंटिंग लटकती है। ओवर द टेबल हैंग्स अ पेंटिंग। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा पेंटिंग है, या हमने वर्ब का इस्तेमाल किया इससे पहले, तो ये कन्वर्जन ऑफ द वर्ब हुआ। और कहां पर इस्तेमाल होता है इन्वर्जन ऑफ द वर्ब? कंडीशनल विदाउट कंजंक्शंस। तो कंडीशनल विदाउट कंजंक्शन, जहां पर कंडीशनल सेंटेंस हो और विदाउट कंजंक्शन, कंजंक्शन ना हो उसके साथ में, तब फॉर एग्जाम्पल had he been there he could have seen it। तो had he been there he could have seen it। तो इस कंडीशन के अंदर इसका जो कंजंक्शन है वो हमने छुपा दिया, यानी कि इसको हमने विदाउट कंडीशन कर दिया। अगर वो वहां होता तो वो इसे देख सकता था, तो हैड ही बीन देयर। और अगर इसको हम इसका कंडीशन लगा दें, इफ ही हैड बीन देयर, he could have seen it।
इस एग्जाम्पल में हैड ही बीन देयर में इसका जो कंजंक्शन था if, वो यहां नहीं है, तो हम इसको हैड को पहले लिखेंगे। तो ये हमारा इन्वर्जन ऑफ द वर्ब का एक एग्जाम्पल हुआ कि हैड ही बीन देयर, हैड ही बीन देयर, अगर वो वहां होता, अगर वो वहां होता तो वो इसे देख सकता था। he could have seen it। और मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको, could have seen यानी कि मॉडल प्लस परफेक्टिव। मॉडल परफेक्टिव क्या होते हैं? जहां पर हम मॉडल के साथ परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां कुड के साथ, हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है। तो हैड ही बीन देयर ही कुड हैव सीन इट। और अगर इसको इस तरह लिखते हैं, इफ ही हैड बीन देयर ही कुड हैव सीन इट, तो यहां पर इफ क्या है, यहां पर कंडीशन क्या है? विदाउट कंजंक्शन। हुआ क्लियर? तो ये बात समझ लें आप कि इन्वर्जन ऑफ वर्ब के अंदर जब कंडीशंस होंगे विदाउट कंजंक्शन, बिना इफ का, तब हम सब्जेक्ट से पहले यहां पर इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैड, वो लगा देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। Were I manager, I could do good things। Were I manager, यहां हमने सब्जेक्ट से पहले वर्ब इस्तेमाल किया क्योंकि इस कंडीशन के अंदर कंजंक्शन नहीं है। वरना ये क्या होता? इफ आई वर मैनेजर, तो हमने इसको इफ का हटा दिया, तो हमने इसका बाहर निकाल दिया ऑक्सिलरी वर्ब। तो वर आई मैनेजर, आई कुड डू गुड थिंग्स। तो ना आपको इन्वर्जन ऑफ वर्ब। तो हम इन जगहों पर, इन हालात में, इन सर्कमस्टांसेस में इन्वर्जन ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे।